कहानी की शुरुआत चेस्टर्स मिल नाम के एक छोटे से शहर से होती है, जो पहले बिल्कुल आम शहरों जैसा था। लेकिन अचानक वहां ऐसी रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं कि पूरा शहर नरक से भी बदतर बन जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें बारबी नाम का एक आदमी दिखाई देता है, जो जंगल में एक लाश दफना रहा होता है। वह इस शहर का रहने वाला नहीं है। उसके माथे पर लगी चोट देखकर साफ लगता है कि उसकी किसी से जबरदस्त लड़ाई हुई थी। लाश दफनाने के बाद वह अपनी कार से शहर छोड़ने निकलता है। तभी सामने से पुलिस ऑफिसर ड्यूक की गाड़ी आती दिखती है। पुलिस को देखकर वह घबरा जाता है और कुछ पल के लिए उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है। किसी तरह वह खुद को संभाल लेता है, लेकिन तभी सड़क के बीच कुछ गायें आ जाती हैं। उन्हें बचाने के लिए वह कार मोड़ देता है और गायों से भरे खेत में जा पहुंचता है, जिससे उसे हल्की चोट लग जाती है। कुछ ही सेकंड बाद अचानक पूरी जमीन भूकंप की तरह कांपने लगती है। तभी आसमान से कोई अदृश्य चीज उसके सामने आकर गिरती है और सब कुछ शांत हो जाता है। बारबी देखता है कि एक गाय दो टुकड़ों में कटी हुई पड़ी है। वह डरते हुए उस जगह को छूता है और उसे पता चलता है कि वहां एक अदृश्य दीवार मौजूद है, जो इतनी तेज है कि कई घर भी उसके बीच से कट चुके हैं। उसी समय जो नाम का एक लड़का वहां पहुंचता है और बारबी से पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। जब वह भी उस अदृश्य दीवार को देखता है तो हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर ड्यूक और लिंडा को खबर मिलती है कि पूरे शहर की बिजली बंद हो गई है। फोन लाइन, इंटरनेट और यहाँ तक कि सैटेलाइट कनेक्शन भी काम नहीं कर रहे। तभी शहर के ऊपर से गुजर रहा एक विमान उस अदृश्य दीवार से टकराकर क्रैश हो जाता है। अब सभी को यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ दीवार नहीं, बल्कि एक विशाल गोलाकार गुंबद है, जिसने पूरे शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। इधर रेडियो स्टेशन में फील और उसकी असिस्टेंट डोडी रेडियो सिग्नल वापस लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों समझ नहीं पाते कि अचानक सारे सिग्नल कैसे गायब हो गए। फील सोचता है कि अगर हालात संभाल लिए जाएं तो उनकी रेडियो रेटिंग बढ़ सकती है, इसलिए दोनों लगातार सिस्टम ठीक करने में लगे रहते हैं। उधर एक फायर ट्रक तेज रफ्तार से डोम की तरफ आ रहा होता है। बारबी उसे इशारा करके समय रहते रोक देता है और बड़ा हादसा टल जाता है। थोड़ी देर बाद कई पुलिस अधिकारी जांच के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी इस रहस्यमयी डोम को समझ नहीं पाता। तभी शहर का काउंसिलमैन बिग जिम भी वहां आता है, मगर उसके पास भी कोई जवाब नहीं होता। कुछ देर बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि शहर की ओर आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि डोम से टकराकर लगातार हादसे हो रहे हैं। इसी बीच जूनियर नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड एंजी के साथ होता है। एंजी पेशे से नर्स है और जो कि बड़ी बहन भी है। कुछ देर बाद जूनियर उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन एंजी साफ कह देती है कि वह उसके लिए ऐसा महसूस नहीं करती। ये सुनकर जूनियर का दिल टूट जाता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में एंजी उसे थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। दूसरी ओर कैरोलिन, एलिस और उनकी बेटी नोरी कार से इसी शहर की ओर आ रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि पूरा शहर एक रहस्यमयी डोम के अंदर फंस चुका है। इसके बाद हमारी मुलाकात जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर से होती है, जिसकी पूरे चेस्टर्स मिल में अच्छी पहचान है। तभी एक महिला उसे फोन करके बताती है कि उसने शहर के अंदर प्रोपेन गैस से भरे 6 ट्रक जाते हुए देखे हैं। उसके मुताबिक इतनी बड़ी मात्रा में प्रोपेन का शहर में पहुंचना किसी खतरनाक योजना का हिस्सा हो सकता है। जूलिया जांच करने का वादा तो करती है, लेकिन काम में व्यस्त होने की वजह से उस मामले पर ध्यान नहीं दे पाती। उधर बिग जिम रेडियो स्टेशन पहुंचकर पूरे शहर के लिए इमरजेंसी अनाउंसमेंट करता है। कैरोलिन, एलिस और नोरी रास्ते में वही अनाउंसमेंट सुनते हैं, लेकिन उसे किसी विज्ञापन की तरह नजरअंदाज कर देते हैं। तभी सामने से आ रहा एक ट्रक डोम से टकराकर बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ये देखकर कैरोलिन तुरंत ब्रेक लगा देती है और उनकी कार बच जाती है। इस भयानक हादसे को देखकर नोरी बुरी तरह डर जाती है और बेहोश होने से पहले सिर्फ एक बात कहती है, पिंक स्टार। अब नोरी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पहले से ही डोम की वजह से घायल हुए लोगों की भीड़ लगी होती है। इसी बीच जूलिया और बारबी भी कई घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे होते हैं। इसी अस्पताल में जूलिया का पति डॉक्टर था। वह उससे मिलने जाती है, लेकिन उस समय वह अस्पताल में मौजूद नहीं होता। वहीं उसे पता चलता है कि उसका पति हर रविवार छुट्टी करता था, जबकि वह हमेशा जूलिया से झूठ बोलता आया था। अस्पताल के बाहर बारबी और एंजी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये देखकर जूनियर के अंदर जलन और गुस्सा बढ़ जाता है। उधर पूरे शहर की सीमा सेना द्वारा सील कर दी जाती है। कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस रहस्यमयी डोम की जांच करते हैं, लेकिन कोई भी इसकी असली वजह नहीं समझ पाता। कुछ समय बाद बिग जिम ड्यूक से प्रोपेन के बारे में बात करता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि दोनों को इस डोम के बारे में पहले से कुछ जानकारी थी, लेकिन वे जानबूझकर खुलकर कुछ नहीं बता रहे थे। इधर बारबी को शहर में एक दिन रुकना पड़ता है। उसके पास ठहरने की कोई जगह नहीं होती, इसलिए वह अपनी कार में ही रात बिताने का फैसला करता है। तभी जूनियर वहां पहुंचता है और उसे एंजी से दूर रहने की चेतावनी देता है। धीरे धीरे उसकी बात सीधी धमकी में बदल जाती है। बारबी समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। तभी वहां जूलिया आ जाती है
और दोनों अपना झगड़ा रोक देते हैं। दूसरी तरफ शहर की हालत से बेखबर कुछ किशोर पार्टी कर रहे होते हैं। उन्हीं में जो भी मौजूद होता है बात करते करते अचानक उसे द्वारा पड़ने लगता है और वह भी पिंक स्टार के बारे में बड़बड़ाने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे नौरी ने कहा था। उधर एंजी अपने घर में अकेली होती है। तभी जूनियर वहां घुसकर उसे अगवा कर लेता है और अपने पिता के पुराने बंकर में बंद कर देता है। वहां वह बताता है कि उसे इस रहस्यमयी डोम के बारे में काफी कुछ पता है। इसी दौरान एंजी को मालूम चलता है कि बिग जिम जूनियर का पिता है। जूनियर ये भी बताता है कि उसके पिता हमेशा परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे, इसलिए उन्होंने ये बंकर बनवाया था। दूसरी ओर जूलिया बार्बी को अपने घर रुकने के लिए ले आती है। तभी बार्बी की नजर जूलिया के पति की तस्वीर पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि यही वही आदमी है जिसे उसने सुबह मार दिया था। इधर लिंडा और ड्यूक सभी वाहनों पर नजर रख रहे होते हैं ताकि कोई गलती से डोम से न टकराए। तभी अचानक ड्यूक को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। सुबह बार्बी जूलिया के पति डॉक्टर से मिलने गया था। वह उससे किसी भुगतान की मांग करता है, लेकिन डॉक्टर पैसे देने से इनकार कर देता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और इसी दौरान बार्बी से गलती से डॉक्टर की मौत हो जाती है। बार्बी जानता था कि चाहे यह हादसा था फिर भी उसे सजा मिलेगी, इसलिए उसने लाश को जंगल में दफना दिया। वर्तमान में सुबह उठने पर बार्बी को पता चलता है कि उसके गले की चेन गायब है। वह जूलिया से इसके बारे में पूछता है। जूलिया कहती है कि अगर चेन मिल गई तो वह उसे लौटा देगी। तभी बार्बी को याद आता है कि वह चेन उसी केबिन में गिर गई थी जहां डॉक्टर की मौत हुई थी। उधर जो अपने दोस्त बेन के साथ होता है, जिसने पिछली रात दौरे के समय उसकी मदद की थी। बेन उससे पूछता है कि वह बार बार पिंक स्टार क्यों कह रहा था, लेकिन जो को कुछ भी याद नहीं रहता। वहीं रेडियो स्टेशन में डोडी एक खास डिवाइस की मदद से डोम के बाहर मौजूद लोगों के सिग्नल पकड़ लेती है। वह सैनिकों की बातचीत सुन सकती थी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं करती। दूसरी तरफ सैनिक भी इस अदृश्य डोम की असलियत को लेकर पूरी तरह उलझे हुए थे। इधर बिग जिम एक रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहा होता है। तभी लिंडा वहां पहुंचकर उसे ड्यूक की मौत की खबर देती है। ये सुनते ही दोनों तुरंत लेस्टर के पास पहुंचते हैं, जो शहर में शवों को दफनाने का काम करता था और ड्यूक का करीबी दोस्त भी था। ड्यूक की मौत की खबर सुनकर लेस्टर पूरी तरह टूट जाता है। उधर एंजी बंकर से बाहर निकलने और किसी से मदद मांगने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। तभी जूनियर वापस आता है और उसे जंजीर से बांधकर बिस्तर से जकड़ देता है। इसी बीच बिग जिम लेस्टर को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। लेस्टर अब भी अपने दोस्त ड्यूक की मौत के सदमे में डूबा हुआ था। जब लिंडा वहां नहीं होती तब बिग जिम और लेस्टर पिछले महीने शहर में मंगाए गए प्रोपेन की खेप पर बात करते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि प्रोपेन मंगाने में तीनों का हाथ था और उन्होंने ये बात पूरे शहर से छिपाकर रखी थी। ड्यूक की मौत के बाद अब उन्हें राहत थी कि वह इस राज का खुलासा नहीं कर पाएगा। कुछ देर बाद लिंडा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और देखती है कि बिग जिम ड्यूक के ऑफिस में कुछ तलाश कर रहा है। पूछने पर जिम कहता है कि वह ड्यूक की वसीयत के कागज ढूंढ रहा है, जबकि असल में वह प्रोपेन से जुड़े दस्तावेज खोज रहा था जो उसे और लेस्टर को मुसीबत में डाल सकते थे। बाहर आकर वह लेस्टर से कहता है कि शायद वे कागज ड्यूक के घर में होंगे और उसे तुरंत वहां भेज देता है। इधर जूलिया रेडियो स्टेशन पहुंचती है, जहां डोडी एक खास डिवाइस से डोम के बाहर मौजूद सैनिकों की बातचीत सुन रही होती है। उनकी बातों से पता चलता है कि सेना डोम के नीचे सुरंग खोदकर अंदर पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली। जूलिया यह खबर रेडियो के जरिए पूरे शहर में फैला देती है, जिससे लोगों में डर और बढ़ जाता है। उधर वैज्ञानिक ये जांच कर रहे थे कि डोम पर पानी का क्या असर होता है। तभी जो देखता है कि डोम पूरी तरह ठोस नहीं है, वह बेन को बताता है कि इसमें से बहुत कम मात्रा में पानी आर पार जा सकता है, मानो ये किसी छलनी की तरह हो। दूसरी ओर बार्बी अपनी खोई हुई चेन ढूंढने डॉक्टर के केबिन में जाता है। उसे चेन मिल जाती है, लेकिन तभी जूनियर उसे देख लेता है। जूनियर उससे पूछता है कि क्या वह एनजी के साथ था। बार्बी को लगता है कि शायद जूनियर ने उसे सबूत मिटाते हुए देख लिया है। इसी डर में वह जूनियर को बुरी तरह पीट देता है। इसी दौरान लेस्टर ड्यूक के घर पहुंचकर प्रोपेन वाले दस्तावेज ढूंढ लेता है। सबूत मिटाने के लिए वह उन्हें जला देता है, लेकिन जलते हुए कागज का एक टुकड़ा पर्दों पर गिर जाता है और देखते ही देखते पूरे घर में आग फैल जाती है। आग देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसे बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फायर ट्रक न होने की वजह से हालात बिगड़ते जाते हैं। अगर आग ऐसे ही जलती रहती तो डोम के अंदर का तापमान जानलेवा हो सकता था। इसीलिए सभी मिलकर आग बुझाने में जुट जाते हैं और बार्बी पूरे बचाव कार्य की कमान संभालता है। इसी बीच लिंडा को घर के अंदर से लेस्टर की आवाज सुनाई देती है। वह अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर जाती है और उसे बाहर निकालकर इलाज के लिए भेज देती है। 1 घंटे की कोशिश के बाद भी आग काबू में नहीं आती। आखिर में बिग जिम बुलडोजर लाकर घर गिरा देता है, तब जाकर आग शांत होती है। इसके बाद सभी थके हुए लोग
एक जगह इकट्ठा होते हैं। तभी पुलिसकर्मी पॉल निराश होकर कहता है कि अब कोई भी इस डोम से बाहर नहीं निकल पाएगा। वह बताता है कि आग का धुआं भी डोम के बाहर नहीं जा रहा, यानी एक दिन सब लोग इसी के अंदर मर जाएंगे। इतना कहकर वह गुस्से में हवा में गोली चला देता है। गोली डोम से टकराकर वापस आती है और दूसरे पुलिसकर्मी को लग जाती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद पॉल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रात होने पर जो अपने दोस्तों के साथ स्केटिंग करने निकलता है, तभी नोरी उसके पास आकर कहती है कि उसे अपना फोन चार्ज करना है, जो उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि पूरे शहर में बहुत कम घरों में जनरेटर था और उसके घर भी एक जनरेटर मौजूद था। उधर लिंडा पॉल को पुलिस स्टेशन लेकर आती है। बाहर कुछ लोग पुलिस व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं। बिग जिम उन्हें समझाकर शांत करता है और भरोसा दिलाता है कि जरूरत पड़ने पर सभी की मदद की जाएगी। लॉकअप में बंद होने के बाद पॉल अचानक हार्ट अटैक आने का नाटक करता है। लिंडा जैसे ही उसकी मदद करने अंदर जाती है, पॉल उसे धक्का देकर उसी लॉकअप में बंद कर देता है और वहां से भाग निकलता है। इधर बंकर में जूनियर फिर से एनजी के पास आता है। एनजी समझ चुकी थी कि अगर उसे बचना है तो जूनियर का भरोसा जीतना होगा, इसलिए वह बचपन की बातें छेड़ती है और कहती है कि शायद पुरानी सुरंग पर डोम का असर न हुआ हो, इसलिए वहां से बाहर निकला जा सकता है। एनजी को उम्मीद थी कि जूनियर उसे साथ ले जाएगा, लेकिन वह अकेले ही सुरंग में जाने की योजना बना लेता है। उधर बिग जिम पुलिस स्टेशन पहुंचता है और देखता है कि पॉल की जगह लिंडा लॉकअप में बंद है। वह तुरंत उसे बाहर निकालता है। दोनों को पता चलता है कि पॉल अपने साथ एक राइफल और गोलियां भी ले गया है। लिंडा तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ती है, क्योंकि उसे पता था कि पॉल अक्सर शिकार के लिए वहीं जाता था। बिग जिम भी लोगों की एक सर्च टीम तैयार करता है। इधर रेस्टोरेंट में बैठी कैरोलिन अपनी बेटी नोरी को लेकर परेशान होती है, क्योंकि वह रात भर बिना बताए जो के घर पर रुकी थी। इसी दौरान बिग जिम लोगों से पॉल को ढूंढने में मदद करने की अपील करता है। वह बार्बी को भी साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसने आग बुझाने के दौरान अच्छी नेतृत्व क्षमता दिखाई थी। इसके बाद पूरी टीम जंगल की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में बार्बी बताता है कि वह पहले सेना में भी रह चुका है। दूसरी तरफ जूलिया जूनियर को बैग लेकर सुरंग की तरफ जाते हुए देख लेती है। वह उससे पूछती है कि वह कहां जा रहा है, लेकिन जूनियर घबराकर कहता है कि वह अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। जूलिया को उसकी बात पर शक हो जाता है और वह उसका पीछा करते हुए सुरंग तक पहुंच जाती है। उधर जो और नोरी साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। जो पहले कभी किसी लड़की के साथ अकेला नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा झिझक रहा था, जबकि नोरी पूरे आत्मविश्वास से उससे बातें कर रही थी। तभी बेन दो लड़कियों के साथ वहां पहुंचता है। उन्हें फोन चार्ज करना था। बेन जनरेटर इस्तेमाल करने की अनुमति मांगता है और जो अनमने मन से हाँ कर देता है, क्योंकि पूरे शहर में जनरेटर बहुत कीमती चीज बन चुका था। इसी बीच जंगल में सर्च टीम पॉल तक पहुंच जाती है। पॉल गोली चलाकर एक लड़के के पैर में मार देता है। दूसरा लड़का घायल की मदद के लिए रुक जाता है, जबकि बिग जिम और बार्बी पॉल का पीछा करते रहते हैं। उधर जूनियर सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि डोम ने सुरंग को भी पूरी तरह बंद कर रखा है। जैसे ही वह अदृश्य दीवार के पास जाता है, उसकी टॉर्च अपने आप जल उठती है। तभी जूलिया भी वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर जूनियर भड़क उठता है। जूलिया किसी तरह उसे शांत करती है। इसके बाद दोनों बैठकर बात करते हैं। जूलिया बताती है कि अतीत में की गई एक गलती की वजह से उसे इस छोटे से शहर में पत्रकार की नौकरी करनी पड़ रही है। इधर जो का घर अब लोगों से भर चुका था। हर कोई अपना फोन या जरूरी सामान जनरेटर से चलाना चाहता था। तभी एक बदमाश लड़का लोगों से जनरेटर इस्तेमाल करने के बदले पैसे वसूलने लगता है, जबकि जनरेटर उसका था ही नहीं। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। ये देखकर नूरी बीच में आती है, लेकिन मामला और बिगड़ने लगता है। तभी अचानक जनरेटर बंद हो जाता है और बिजली चली जाती है। नूरी खुश हो जाती है, क्योंकि जो ने बहस के दौरान उसका साथ दिया था। उधर जंगल में बार्बी और बिग जिम आखिरकार पॉल तक पहुंच जाते हैं। पॉल अपनी राइफल तानकर बिग जिम को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से लिंडा गोली चलाकर उसे ढेर कर देती है। दूसरी ओर कैरोलिन जो कि घर पहुंचकर नोरी को डांटती है कि उसे बिना बताए कहीं नहीं रुकना चाहिए। तभी जो और नोरी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और उसी पल दोनों को फिर से द्वारा पड़ता है। इस बार भी दोनों एक साथ पिंक स्टार के बारे में बोलने लगते हैं। उधर जूनियर वापस बंकर में एनजी के पास आता है। इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड किट होती है। वह एनजी के घावों पर पट्टी करता है। इसी दौरान एनजी चुपके से एक कैंची अपने पास छिपा लेती है। आखिर में जूलिया और बार्बी पूरे दिन की घटनाओं के बाद घर लौटते हैं, लेकिन सुरंग में जूनियर से हुई बातचीत के बाद जूलिया के मन में बार्बी को लेकर शक पैदा हो चुका था। जैसे ही बार्बी नहाने जाता है, जूलिया चुपके से उसका सामान खंगालना शुरू कर देती है और यही ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो पार्ट 2 कमेंट करें और चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।